ओके, तर वर्क एनर्जी पॉवरच्या या लेक्चर नंबर 3 मध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. आणि आजच्या क्लासमध्ये आपण डिस्कस करणार आहोत वर्क डन बाय व्हेरिएबल फोर्स. काय स्टडी करणार आहोत? वर्क डन बाय व्हेरिएबल्स फोर्स आणि अल्सो वर्क डन इन स्प्रिंग. वर्क डन इन स्प्रिंग. जर तुम्हाला आठवत असेल तर याच्या आधी आपण जे स्टडी केलं ते होतं वर्क डन बाय कॉन्स्टंट फोर्स. काय स्टडी केलं होतं? वर्क डन बाय कॉन्स्टंट फोर्स. व्हॉट इट मीन्स? कॉन्स्टंट फोर्स म्हणजे काय? जो फोर्स बदलत नाही. आता फोर्स ही एक व्हेक्टर क्वांटिटी आहे. कशी क्वांटिटी आहे? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी आहे. म्हणजे त्याच्याकडे मॅग्निट्यूडच्या सोबत सोबत काय आहे रे? डायरेक्शन सुद्धा असते. काय असते? डायरेक्शन. मग आता एखादा फोर्स जर मी म्हटलं कॉन्स्टंट आहे, कॉन्स्टंट आहे म्हणजे त्याची मॅग्निट्यूड बदलू राहिली का? नाही. डायरेक्शन बदलू राहिली का? नाही. कहीच बदलू राहिलं का? नाही. म्हणून तो काय? कॉन्स्टंट. बरोबर. मग मला सांगा व्हेरिएबल फोर्स काय असेल? व्हेरिएबल फोर्स म्हणजे एक त्याची मॅग्निट्यूड बदलत असेल, एक त्याची डायरेक्शन बदलत असेल, नाही तर दोन्ही भी बदलत असेल. तर जब फोर्स का मैग्नीट्यूड बदलता है या उसकी डायरेक्शन बदलती है या फिर दोनों बदलती है, तब उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? व्हेरिएबल फोर्स. आणि तो फोर्स व्हेरिएबल आहे की नाही हे आयडेंटिफाय करणं सुद्धा आजच्या क्लासमध्ये आपण शिकू. तर चला सुरुवात करूया वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स की. ठीक है. तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में जब हम आते हैं तो देखिए मैंने क्या किया, एक पार्टिकल लिया और वो पार्टिकल पोजीशन ए पे इनिशियली था. कहां पे था वो इनिशियली? पोजीशन ए पे, यहां पे. और यहां से मैंने उसको डिस्प्लेस किया ऐसे पोजीशन बी पे. ठीक है. चाहो तो जो ए पोजीशन है इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं. इसके कोऑर्डिनेट्स थे x1, y1 एंड व्हाट इज दैट? z1. और इधर बी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो कितने लेता हूं? x2, y2 एंड z2. कोऑर्डिनेट समजते ना तुम्हाला? ते पोझिशन आयडेंटिफाय करण्यासाठी कोऑर्डिनेट सांगितले. मग पार्टिकल कुठून कुठं मूव्ह केला? ए पासून बी पर्यंत. त्याचं तेवढं डिस्टन्स त्यानं ते कव्हर केलं. आज त्याला डिस्प्लेस करण्यासाठी मला काही ना काही फोर्स अप्लाय करावा लागला असेल. तो फोर्स मी अप्लाय किती केला समजा? एफ. तर मी असं अज्युम करतो किंवा मी एफ फोर्समुळे या पार्टिकलमध्ये एकदम छोटंसं डिस्प्लेसमेंट केलं. उदाहरणार्थ इथून पासून इथपर्यंत. लेट्स से दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज डीएस. हे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट काय आहे माझं? डीएस. आणि ही त्या स्मॉल डिस्प्लेसमेंटची डायरेक्शन आहे. छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, चिन्नुकला डिस्प्लेसमेंट. फोर्स कितना लगाया? एफ. एफ फोर्स से डिस्प्लेसमेंट कितना किया? एकदम चिन्नुकला, एकदम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट. उसको क्या लिखा? डीएस. डीएस या डीआर लिखते हैं कुछ लोग. आप डीआर भी लिख सकते हो उसको चाहो तो. ठीक है. तर अलग अलग कारण पोझिशन साठी तुम्ही डीआर यूज करता ना, तर हा डीआर म्हणतो मी याला. डिस्प्लेसमेंटच आहे ते. ओके. मग फोर्स अप्लाय केल्यानंतर जेव्हा त्या दोघांमधला डिस्प्लेसमेंट आणि फोर्स यांच्यामधला अँगल किती आहे आपल्याकडे? थीटा. तर जेव्हा तुम्ही एखाद्या पार्टिकल वरती फोर्स अप्लाय करता त्याच्यामध्ये डिस्प्लेसमेंट होते तेव्हा तुम्ही काय केलं? वर्क. पण हे डिस्प्लेसमेंट एकदम छोटं असल्यामुळे वर्क डन मी कसं असेल? एकदम छोटं. तर छोटं वर्क डन दॅट इज स्मॉल 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 वर्क डन इज व्हाट? डीडब्ल्यू. स्मॉल वर्क डन काय असते? डीडब्ल्यू. और तुमने क्या लगाया? फोर्स कितना लगाया? एफ. फोर्स कितना लगाया भाई साहब आपने? एफ फोर्स लगाया. और इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट किया तुमने डीआर. डिस्प्लेसमेंट कितना किया तुमने? डीआर. तो वर्क डन डीडब्ल्यू इज इक्वल टू कितना? एफ इंटू डीआर. इज इट ओके? लेकिन ये चिन्नुकला वर्क है. कैसा वर्क है ये? चिन्नुकला. हमें मोट्टुकला वर्क चाहिए, यानी कि इतने पार्ट के लिए नहीं. जब पार्टिकल ए टू बी तक गया तो पूरे डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना वर्क करना पड़ा? समझ लगा? तो वो अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे? टोटल वर्क डन होता है इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क डन. छोटी चीज को जब आप इंटीग्रेट करते हो तो बड़ी चीज बन जाती है. इंटिग्रेशन बेसिकली चीजों को समअप करना होता है, बड़ा करना होता है. जसं पहा, समजा मी हे डिस्प्लेसमेंट घेतलं डीएस, एफ इंटू डीएस एवढा. पण असे तर लय डीएस आहेत ना. डीएस 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 डीएस. तो सभी एफ डीएस को अगर सम करेंगे, ऐड करेंगे तो मुझे पूरे के लिए वर्क डन मिल जाएगा, है ना. तो समअप का मतलब क्या होता है? दैट इज व्हाट? इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रेशन कहां से कहां कर रहे हैं? ए से लेकर बी तक. बात समझ में आ रही क्या? ओके. तो ये वर्क डन W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए से लेकर B और DW का मेरे पास फॉर्मूला क्या है? दैट इज F इंटू व्हाट? DR. F इंटू DR. तो ये वर्क डन का फॉर्मूला हुआ व्हेन दैट पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पोजीशन A टू पोजीशन B. लेकिन अगर आपके पास ऐसे कोऑर्डिनेट्स है तो इसको कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं. जैसे अगर मुझे फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखने का रहा, ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? वेक्टर F इज इक्वल्स टू दैट इज एफ एक्स आई. वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं. इनको भी वेक्टर फॉर्म. चलो वेक्टर एफ वेक्टर डी आर. ठीक है. वर्क तो स्केलर है तो उसके ऊपर वेक्टर नहीं आएगा. वेक्टर एफ वेक्टर डी आर. तो वेक्टर एफ को लिख सकते हैं एफ एक्स आई
FYJ, FYK, और DR को भी लिख सकते हैं। DR को क्या लिख सकते हैं? DXI, DYJ, DZK। अरे भाई ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन जेड डायरेक्शन। काय म्हटलं तुम्ही? हा 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 ना, हा हा झेड पाहिजे होता, बरोबर आहे. आता ह्या दोन्ही व्हॅल्यू जर तुम्ही इथं पुट केला, एफच्या ठिकाणी हे सगळं ब्रॅकेट, डीआरच्या ठिकाणी हा सगळं हे पुट केलं, तर तुमच्याकडे वर्क डनचा जो फॉर्म्युला आहे ते पूर्ण सॉल्व्ह केल्यानंतर तो असा आहे, ते दॅट इज वर्क डन, दॅट इज एफ एक्स इंटू डी एक्स, है ना, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई इंटू डी वाई, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड इंटू डी जेड, और लिमिट भी, लिमिट कहां से आएंगे? जब x के केस में सॉल्व कर रहे हो तो x1 टू x2, चलो रे मी घरी, x1 टू x2, इधर क्या आएगा? बोल बोल, y1 टू, किती हुशारात लेकर. गम्मत. ओके, समझ लगा तुम्हाला? वर्क डन कहां से कहां? x1 टू x2, मतलब x वाली टर्म्स के साथ लेंगे तो लिमिट x वाली लेंगे, y वाले टर्म्स होंगी तो लिमिट y वाली लेंगे. तो इस तरीके से तुम्हारा जो वेरिएबल फोर्स है उसके कैलकुलेशन आप कर सकते हो. ठीक है, ये फोर्स कौन सा है? वेरिएबल. जब तुमने पहले कैलकुलेशन किए तो वो कांस्टेंट फोर्स था. वेरिएबल फोर्स जब होता है तो आपको इंटीग्रेशन से सॉल्व करना होता है. ओके, तो चलिए कुछ क्वेश्चन से उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं. ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स F इज इक्वल्स टू 3x² माइनस 8x प्लस 5 न्यूटन. बताइए क्या ये फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वेरिएबल है, क्योंकि फोर्स x पे डिपेंड कर रहा है. जैसे जैसे x की वैल्यू बदलेगी फोर्स की वैल्यू भी बदलेगी. तो फोर्स x पे डिपेंडेंट है, इसलिए वो फोर्स कैसा है? वेरिएबल. और कहां से कहां मूव हो रहा है? x इज इक्वल टू 1 मीटर से x इज इक्वल टू 3 मीटर, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ. वैसे तो देखा जाए वर्क डन का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन x1 टू x2 एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन y1 टू y2 एफ वाई डी वाई इंटीग्रेशन z1 टू z2 एफ जेड डी जेड. लेकिन आप देखिए कि यहां पे जो फोर्स है वो सिर्फ किसके फॉर्म में? x के. तो y और z वाली टर्म यहां पे आएंगे क्या? नहीं, इनको हम बोलेंगे आज तुम्हारे सूटी, आज संडे, हे गायब, जीरो. तो सिर्फ तुम्हारे पास वर्क डन का कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? x1 से लेकर x2 एफ ऑफ x dx. अरे नहीं समझ में आ रहा है? तुम्हारा फोर्स x के फॉर्म में है ना सिर्फ. ठीक है, तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ, एफ एक्स की वैल्यू 3x² माइनस माइनस 8x प्लस 5, हे झाली एफ एक्स ची व्हॅल्यू. आणि इकडे कोण राहील रे? dx. आणि लिमिट कुठून पण कुठपर्यंत? x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 3, म्हणजे काय? 1 टू 3. x1 टू x2 होता है ना, तो ये हो गया तुम्हारा w. आगे सॉल्व करते हैं. w इज इक्वल टू, चलो क्या आपको इंटीग्रेशन आता है? आता है? वेरी गुड. ठीक है, तो 3x² पहले तो मैं सेपरेट कर देता हूं जानबूझ के. ठीक है, 1:3, तो क्या आएगा? 3x² dx, देन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1:3 एट x dx, देन 5 इंटीग्रेशन ऑफ 1:3 5 dx. क्या बात समझ में आ गई? मी काय केलं इथं? इंटिग्रेशन सेपरेट केलं, 3x² माइनस 8x आणि 5 साठी. ओके, आता अप्लाय करा. अप्लाय केलं तर काय होईल? 3 कॉन्स्टंट आहे म्हणजे इंटिग्रेशनच्या बाहर. एंड व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x²? x³ 3, मतलब यहां पे आएगा x³ 3, और लिमिट कहां से कहा? 1 टू 3, क्योंकि डेफिनेट है. डेफिनेट होते तो यहाँ पे लिमिट आते. हे माहित आहे का? शिकवलेलं आहे का तुम्हाला? ओके, व्हेरी गुड. हा, तसं असते. 8 कॉन्स्टंट बाहेर आहेत. इंटिग्रेशन ऑफ x dx, इट इज x²/2, त्रिशा x²/2, और लिमिट आएगा 1 टू 3 प्लस 5 कॉन्स्टेंट. इंटीग्रेशन ऑफ dx ओनली x. ठीक है, तो यहां पे आएगा x, और लिमिट कहां से कहां आएगा? 1 टू 3. कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेने की जरूरत नहीं क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है. चलिए कैसे सॉल्व करेंगे? ये 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाहर निकल के कैंसिल. अब x के ऊपर क्या आएगा? 3 का क्यूब, 3 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, और बापा माइनस 8 जसा आहे तसा. थांब एक मिनिट. 3 चा क्यूब माइनस 1 का क्यूब. ओके, उसके बाद में, हाँ, 2 बाहेर आला,
4, ओके 4, और इधर 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5, यहाँ पे 3 माइनस 1. अरे एक्स की जबर 3, एक्सच्या जागेवर फक्त 3 येईन, वजा 1 होईल. सॉल्व करा चला. 3चा क्यूब 3 3 3 किती 9, किती 27 माइनस 1, 1 चा क्यूब. वेरी गुड. ओके माइनस ये यहाँ पे हो गया -4, इधर ब्रैकेट में क्या आएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 प्लस 5, 3 माइनस 1 इट इज 2. चला 27 माइनस 1 26, ठीक है. उसके बाद में आएगा -4, 9 माइनस 1 कितना होगा 8, प्लस ये कितना होगा 10, तो ये 26 माइनस 8 चुक 32, और ये प्लस कितना होगा 10, तो 26 प्लस 10 दैट इज 36 माइनस 32, तो कितने भाई 4. तो तुमने क्या निकाला वर्क डन इन 4 जूल. समझ में आया कैसे निकाला. तो बेसिकली इंटीग्रेशन अगर आपको आता है तो आप क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं. दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. ठीक, बोल रहा है फाइंड द वर्क डन बाय एफ इज इक्वल टू 3x स्क्वायर आई माइनस 4yj प्लस 3k न्यूटन फ्रॉम ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और बी के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं. कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो कोऑर्डिनेट्स आपके पास है, यहां पे आप इसको सीधा कंपेयर करो. f इज इक्वल टू व्हाट इज दैट, एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के. तो अगर ऐसा है तो वर्क डन का फॉर्मूला कैसा है, ऐसा है x1 टू x2 एफ एक्स डी एक्स, y1 टू y2 एफ वाई डी वाई, एफ जेड टू सॉरी z1 टू z2 एफ जेड डी वाई. चलिए भाई और बहनों, हाँ मैं तो बोले ठीक है. तो चलिए अब आगे पुट करते हैं. तो x1 से लेकर x2, तो ये हमारा x1 y1 z1 x2 y2 z2. तो x1 से x2 मतलब क्या है 0 टू 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 टू 1. fx की वैल्यू कंपेयर करो, i के साथ i चला गया, fx की वैल्यू कितनी आएगी 3x स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 3x स्क्वायर dx प्लस y2 से y1 से y2 1 से 2 1 से 2 fy जे 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 इकडे काय होईल 4y dy. ठीक है, z1 टू z2 2 से 1, तो यहाँ पे 2 से 1, fz की व्हॅल्यू क्या आएगी के 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 इकडे काय होईल 3, इकडे काय होईल dz. काय अडचण, इंटीग्रेशन अप्लाई करो गाइस. 3 कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा पेटकर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स क्यूब ऑफ 3. वेरी गुड. 0 टू 1 प्लस 4 कांस्टेंट, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2, और लिमिट क्या आएंगे 1 से लेकर 2. 3 कांस्टेंट dz का इंटीग्रेशन z, और 2 से लेकर 1. चलिए भाई और बहनों सॉल्व करते हैं. 3 3 के साथ कैंसर, 4 1 जा 4 4 2 2 जा 2 2 जा 4, और इधर सॉल्व करते हैं. वन का क्यूब माइनस 0 का क्यूब पाहिजा प्लस 2 2 चा स्क्वेअर माइनस 1 चा स्क्वेअर प्लस 3 1 माइनस 2. आगे सॉल्व करते हैं गाइस, वर्क डन कैलकुलेट करते हैं. वर्क डन W इज इक्वल टू 1 माइनस 0 1 प्लस 2 4 माइनस 1 3, इथं 3 जाय व अति काय, अति का हाँ हाँ हाँ, अति काय पाहिजे माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 1 0 टू 1 क्या होगा -4, तो ये -4 तुम्हाला समजून राहिलं ना. नाही हा 2 होईल ना आता, हा कट होईल -2 -2 3 प्लस इकडे काय होईल रे 3 आणि 1 -2 -1. पहा बरं आता बरोबर आहे का नाही, आता का चुकलं.
आता बरोबर आहे. W इज इक्वल टू 1 - 3 1 3 दोन्ही प्लस पाना मराठीवाले पाना. पहिले वाटलं काही सापडलंच का आपल्याला आता असं. कॉन्व्हेंटवाले जाऊ दे यायले करू दे रे, आहे की नाही. ठीक आहे. आणि किती झालं 1 मायनस किती झाले हा 9 म्हणजे किती झाला -8. तो W इज इक्वल टू -8 जूल. अय पोट्टे तुमच्या समजू राहिलं का तुम्हाला हे कसं काय सुरू आहे. तर इंटिग्रेशन सॉल्व्ह करणं सुरू आहे, दुसरं काही नाही. आणि मी तर पहिलेच सांगितलं तुम्हाला फिजिक्स फक्त नावालाच फिजिक्स आहे, मॅथ्सच आहे. फिजिक्स म्हणजे मॅथ्सच आहे. तुम्ही जे थिअरॉटिकल कॉन्सेप्ट शिकतात त्या तुम्हाला फक्त मॅथमेटिकल सॉल्व्ह करायचे असतात. ठीक है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पा रहे. ओए अगला क्वेश्चन आपके पास है अ फोर्स F that is kxi plus kyj Newton displaces a particle along x axis from the origin to point A दिया है, उसके कोऑर्डिनेट्स है स्मॉल a कॉमा 0 एंड देन पैरेलल टू y एक्सिस टू अ पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स दिए है a कॉमा a. फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स. तो बेसिकली पार्टिकल यहां से यहां डिस्प्लेस हुआ है तो उसके कोऑर्डिनेट्स 0 से मतलब 0,0 से लेकर a,0 है. और यहां से यहां डिस्प्लेस हुआ तो a,0 से कोऑर्डिनेट चेंज होके क्या बन गए a,a बन गए. तो हमको निकालना है वर्क डन. तो कोई दिक्कत नहीं, वर्क डन W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, हम x डायरेक्शन में सोचेंगे तो ये रहेगा x1 से लेकर x2 f ऑफ x इंटू डी रहेगा. और फिर यहाँ पे रहेगा y1 से लेकर y2 और एफ वाई और इधर क्या रहेगा डी वाई. जेड गिड घेसान नहीं तो देलस नहीं. ठीक है, तो उसको लेने की जरूरत नहीं, जरूरत. ठीक है, तो x1 से x2 जब वो x एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेस हुआ है तो कोऑर्डिनेट खाली x के लिमिट 0 से लेकर a लेने का, तो 0 टू आएगा a व्हेन दैट पार्टिकल मूव्स अलोंग द x एक्सिस. और f ऑफ x कंपेयर करो भाई साहब, भाई साहब ओ बहन जी कंपेयर करो f ऑफ y एंड द j होगा. तो fx की वैल्यू क्या होगी kx, तो fx की जगह पर आ गया kx और इनटू क्या हो गया dx प्लस y1 से y2 लेकिन y डायरेक्शन में. हाँ y डायरेक्शन में, ये नहीं 0 to 0 नहीं लेना है, y में डायरेक्शन में. तो y डायरेक्शन में जब डिस्प्ले तो क्या होगा 0 से लेकर a. तो ये होगा 0 से लेकर a. एफ वाई की वैल्यू कितना के वाई होगी, एफ वाई की वैल्यू के वाई होगी. ठीक है, चलिए तो बच्चों यहाँ पे कांस्टेंट बाहर आएगा के. इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होगा x² 2 और लिमिट कहाँ से कहाँ 0 से लेकर a प्लस के कांस्टेंट. इंटीग्रेशन ऑफ y क्या होगा गाइस y² 2 और लिमिट कहाँ से कहाँ 0 से लेकर a. आगे अगर सॉल्व करेंगे तो कर लो फिर क्या होगा 1/2 और x² की जगह पर आएगा a² माइनस 0², तो बेसिकली a² हो जाएगा. और ठीक है, तो ये हो जाएगा a². ठीक है, प्लस दैट इज हाफ ऑफ ये k और फिर y² की जगह पर आप y की जगह पर a पुट करोगे आप तो क्या आएगा दैट इज a² माइनस फिर से वो 0 हो जाएगा तो चला जाएगा. तो फाइनल आंसर विल बी हाफ ऑफ a² प्लस हाफ ऑफ k a² प्लस हाफ ऑफ k a². क्लियर है क्या. तो दोनों को क्या लिखेंगे इट इज 2 टाइम्स ऑफ हाफ ऑफ k², तो अर्धा k², अर्धा k², पूरा k². समज लगा तुम्हाला काही अडचण. क्लियर सगळेले. नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं, ये तो हुआ वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का जो जॉनर था वो बता दिया मैंने आपको. अभी हम आगे बढ़ रहे हैं वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स. क्या पढ़ रहे हैं वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स. तो देखिए हमारे पास एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ये स्प्रिंग है, ये एक ब्लॉक है, होल एंड सोल इसको स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम कहते हैं हमारे फिजिक्स में. अभी जो देख रहे हो आप पहले केस में ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है, यानी कि ब्लॉक जो यहाँ पे खड़ा हुआ है दिस लेंथ, लेट से इसको मैं L0 अगर कहूँ तो L0 इज द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग कही जाती है. लेकिन मैंने क्या किया इस ब्लॉक को ऐसे पकड़ा और ऐसे इधर खींचा, यानी कि इसके ऊपर मैंने इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगाया, इसको मैं एक्सटर्नल फोर्स कहता है जो मैंने अप्लाई किया. तो जब मैंने इसको डिस्प्लेस किया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसके अंदर x. अब अगर इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट x हुआ होगा तो क्या होता है ना, अगर मैं छोड़ दूंगा तो क्या होगा बच्चों ये ब्लॉक वापस आएगा. क्यों वापस आएगा, क्योंकि जब आप स्प्रिंग को एक्सपांड करते हो तो स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स. क्या बोलते हैं उसको स्प्रिंग फोर्स. नहीं समझा मैं क्या बोला, सिम सिम पोला पोला. देखो ये ब्लॉक है, ब्लॉक को मैंने ऐसे खींचा तो इट इज वेरी सिमिलर लाइक रबर को खींचा, छोड़ दूंगा तो रबर वापस आएगा ना. तो कोई इलास्टिक बॉडी को जब आप ऐसे डिफॉर्म करते हो खींचते हो, जैसे कि स्प्रिंग को मैंने खींचा छोड़ दूंगा तो वापस क्यों आता है, क्योंकि स्प्रिंग के अंदर भी एक फोर्स डेवलप हो जाता है.
और उसी फोर्स को क्या बोलते हैं? स्प्रिंग फोर्स। तो जैसे मैंने ब्लॉक को खींचा, छोड़ दिया, ब्लॉक वापस वापस आएगा, वापस आएगा तो यहां पे नहीं रुकेगा उसके ओरिजिनल जगह पर, इतने जोर से आएगा कि स्प्रिंग को कंप्रेस कर देगा। अब कंप्रेस कर देगा तो क्या स्प्रिंग क्या कंप्रेस स्टेट में रहेगा क्या? नहीं। जब तुम स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो तो स्प्रिंग अपोजिट डायरेक्शन में पुश करता है। स्प्रिंग ओढला इकडे बाहेर ओढला की स्प्रिंग इकडे आपल्याला स्प्रिंग फोर्स लावते। तुम्ही स्प्रिंगला कॉम्प्रेस केलं तर स्प्रिंग अपोजिट डायरेक्शन स्प्रिंग फोर्स लावते। कॉम्प्रेस केलं तर त्याला एक्सपांड व्हायचं आहे, तुम्ही एक्सपांड केलं त्याला कॉम्प्रेस व्हायचं। करते का? तो तुम्हारे एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स डेवलप होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्प्रिंग फोर्स। और ये जो स्प्रिंग फोर्स है गाइस, स्प्रिंग फोर्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तुम कितना डिस्प्लेस कर रहे हो। जैसे तुमने स्प्रिंग को हल्का सा थोड़ा सा डिस्प्लेस किया 1 सेंटीमीटर, तो फोर्स उसके प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन तुम्ही या एवढा ओढला स्प्रिंग तो जास्त फोर्स त्याची ना त्यात डेव्हलप झालेला। तो फोर्स किस पे डिपेंड करता है? तुम उस स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन करते हो, ठीक है। और ये डायरेक्शन जो है अपोजिटली भी होती है, मतलब कि तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट तुम किधर कर रहे हो? तुमने ब्लॉक को यहां से इधर डिस्प्लेस किया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, लेकिन स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा है? अपोजिट। स्प्रिंग के अंदर के फोर्स की बात कर रहा हूं। तुम्ही तो तिकडे लावलता फोर्स, तो एक्सटर्नल झाला, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स जो है वो यहां पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हम हटा देंगे, और जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो क्या लाते हैं? इज इक्वल टू साइन एंड कुछ कांस्टेंट। तो यहां पे मैंने इज इक्वल टू लाया और कुछ कांस्टेंट लाया के इंटू एक्स, और साइन क्या रहेगा? माइनस। तो स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू हो गया माइनस के एक्स। कोई दिक्कत? तो स्प्रिंग के अंदर कोई आपसे पूछे कि कितना फोर्स डेवलप होता है, रिस्टोर करने वाला फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, तो कितना बताओगे? माइनस के एक्स, जिसमें ये जो के है इसको स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं गाइस उसको? स्प्रिंग कांस्टेंट, या आगे चल के आप इसको रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट भी बोलोगे, ठीक। यहां पे आ गए। फिर मैंने क्या किया, यहां तक तो है। अब मैं ऐसा मानता हूं कि इस स्प्रिंग फोर्स की वजह से ये हल्का सा इधर डिस्प्लेस हुआ, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट, यानी कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो उसके वजह से जो वर्क डन होगा दैट वर्क डन विल बी इक्वल्स टू क्या होगा? छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डीएक्स। फोर्स कितना लग रहा है? स्प्रिंग फोर्स एसएफ, तो ये हो गया वर्क डन। मुझे चाहिए टोटल वर्क डन, तो टोटल वर्क डन होता है इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क डन। तो इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क डन कितना है? कितना है स्मॉल वर्क डन? ये है एफ एस एफ, और इनटू क्या रहेगा बच्चों? dx, ठीक है। मान लीजिए मैंने इसको डिस्प्लेस किया होगा एकदम छोटे डिस्प्लेसमेंट से, कि वो x1 डिस्प्लेस मीन पोजीशन से वो x1 दूरी पे था, x1 दूरी पे, वहां से मैंने एकदम छोटा डिस्प्लेसमेंट किया और उसको x2 पे लेके गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कितना? x1 टू x2। नहीं समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसे मत समझो। मैंने तो डिस्प्लेसमेंट स्मॉल एफ ही, मैंने तो डिस्प्लेसमेंट dx ही लिया है, लेकिन अगर मैं ओवरऑल x1 से लेकर x2 के लिए निकालना चाहूं तो मुझे लिमिट क्या लेनी पड़ेगी यहाँ पे? x1 से लेकर x2। व्हाट इज x1? x1 इज इज इनिशियल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, मतलब वो जहां पे था वहां से वो ऑलरेडी x1 पे था। जब ब्लॉक नाच रहा है कि नहीं? ब्लॉक नाच रहा है कि नहीं नाच रहा है? वो जब नेचुरली इस पोजीशन पे था तो ये उसकी सेंट्रल पोजीशन मानी जाती है, मीन पोजीशन। अब मैंने इसको खींचा यहां तक, छोड़ दिया, तो यहां पे नाचना शुरू किया, ये यहां तक आ रहा है, यहां तक आ रहा है। समझ रहे हो क्या? ऐसे 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 नाच रहा है ये ब्लॉक। तो ये सेंट्रल पोजीशन, ये दो एक्सट्रीम पोजीशन है इसकी। तो जब मैंने यहां से यहां तक खींचा था तो ये दूरी मैं x1 मानता हूं, और वहां से मुझे यहां तक डिस्प्लेस किया तो ये दूरी मैंने x2 मानी। तो x1 टू x2 लेकर जाने के लिए कुछ तो वर्क किया होगा मैंने। डिस्प्लेस किसी फोर्स के अगेंस्ट जब आप चीजों को डिस्प्लेस करते हो तो वर्क करते हो ना, ठीक है। वरून चाललं वाटते, असे पाहू राहिले तुम्ही माझ्याकडे म्हणून म्हटलं। अरे हा पेन है, इस पेन को नीचे कौन खींच रहा है? ग्रेविटी। अब इस ग्रेविटी के अगेंस्ट मैंने डिस्प्लेस किया, क्या मैंने वर्क किया? यस, बढ़िया, गुड, वेरी गुड। अब ये ब्लॉक है, ये पेन नहीं, ये ब्लॉक है। ब्लॉक को इधर कौन खींच रहा है? जब मैंने डिस्प्लेस किया था स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट मैं डिस्प्लेस करूंगा तो मैं वर्क करूंगा की नाही करूंगा? जेव्हा तुम्ही एखाद्या फोर्सच्या अगेंस्ट मध्ये बॉडीला डिस्प्लेस करता तेव्हाच तुम्ही वर्क करता ना, नाही तो वर्क थोड़ी होते, मग कायचं वर्क, ठीक है। तो अब आगे सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन x1 से लेकर x2, रिस्टोरिंग फोर्स, आई मीन टू से स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या है? माइनस के एक्स, और इंटू क्या रहेगा? dx। चलिए वर्क डन W इज इक्वल टू, क्या कीजिए, ये माइनस के को बाहर निकाल दीजिए। तो ये माइनस के बाहर निकला, इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाय 2। तो ये रहेगा एक्स स्क्वायर बाय 2, और लिमिट कहां से कहां रहेंगी? x1 से x2। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये 2 जो है बाहर निकल जाएगा, यानी कि -1/2 बाहर, और लिमिट कैसे पुट करोगे आप?
x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। ये आपका फाइनल डिस्प्लेसमेंट है और ये आपका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट था। मतलब मैं समझाता हूं कैसे। अगर आपको स्प्रिंग फोर्स पता हो तो स्प्रिंग फोर्स होता है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, और वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स चाहिए तो वो होता है -1/2 के इन ब्रैकेट x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, दैट इज W इज इक्वल टू -1/2 के। आप इसको फाइनल डिस्प्लेसमेंट एक्स एफ मान सकते हो, उसका स्क्वायर माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एक्स आई का क्या लेंगे, स्क्वायर। तो दिस इज व्हाट वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। ये किसके वजह से वर्क डन है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि सर ये तुमने वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स तो निकाल दिया, लेकिन वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकालो। मैंने बोला वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज वेरी सिंपल। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होगा, ये स्प्रिंग फोर्स की वजह से है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होगा, ई एक्स टी लिख देता हूं, ई एक्स टी इज इक्वल्स टू +1/2 के एक्स एफ का स्क्वायर माइनस एक्स आई का स्क्वायर। दिस इज व्हाट वर्क डन बाय, अरे कौन, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। क्यों, क्यों पॉजिटिव, क्योंकि तुमने देखा होगा मैं फोर्स किधर लगा रहा हूं, राइट वर्ड, और बॉडी डिस्प्लेस भी किधर हुई, राइट वर्ड। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन सेम है तो वर्क डन तो पॉजिटिव होगा, क्वांटिटी इक्वली होंगी उसकी। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। कभी कभी और क्या होता है बच्चों कि अगर मान लो तुमने पार्टिकल को मीन से ही डिस्प्लेस किया, मतलब वो नेचुरल लेंथ पे था, अभी मैं वर्क डन कैलकुलेट किसके लिए किया, x1 टू x2 के लिए किया ना, x1 पे था, वहां से मैं फोर्स लगा के x2 पे डिस्प्लेस किया। अभी मान लो वो मीन पे ही था, यानी कि सेंट्रल नेचुरल लेंथ पे, तो उसका x1 क्या है, 0। x1 मतलब उसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट नेचुरल लेंथ से कितना दूरी पर है, तो वो 0 होगा। सो इफ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, है ना, या इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस किया, या स्टार्ट बोलते हैं, बोलने से अच्छा डिस्प्लेस फ्रॉम मीन पोजीशन, देन जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है उसका वो क्या लेंगे आप, 0। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा -12 के, और ये 0 हो गया, और ये फाइनल जो है वो तो x ही रहेगा, तो उसको सीधा ऐसा लिखते हैं, एक्स एफ को सिर्फ x लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा ½ के² एंड इफ एक्सटर्नल फोर्स के लिए पूछा गया तो ये होगा ½ के² पॉझिटिव्ह रहेगा वो, कोई दिक्कत, समजलं का। स्प्रिंग फोर्स मधले वर्क डन काय, तर हे सगळे फॉर्म्युले तुम्हाला माहित असतील तर आता तुम्ही त्याच्यावरचे क्वेश्चन सॉल्व्ह करू शकता। चला पहिला प्रश्न आहे आपल्याकडे, फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। कोणत्या फोर्सनं विचारलं, एक्सटर्नल फोर्स इन स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग विथ अ स्प्रिंग कांस्टेंट के फ्रॉम x0 टू 3x0। आपको वर्क डन निकालना है, कौन से फोर्स के वजह से, एक्सटर्नल फोर्स के वजह से। कैसे निकालते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ क्या, जो तुमने फोर्स लगाया, डायरेक्ट फॉर्मूला है ना रे भाई अपने पास। अच्छा चलो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू क्या, dx इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एफ की वैल्यू क्या पुट करोगे आप, kx, इंटीग्रेशन ऑफ kx इंटू क्या आएगा, dx। लिमिट बताओ क्या होगे, x0 से लेकर 3x0। ठीक है, k कांस्टेंट बाहर, x²/2 लिमिट रहेंगे x0 से लेकर 3x0, 1/2 के x की जगह पर क्या आएगा, 3x0 का स्क्वायर माइनस x0 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं, तो वर्क डन एक्सटर्नल वाला इज इक्वल्स टू ½ के मल्टीप्लाई में 3x0 का स्क्वायर मतलब क्या, 9x0 का स्क्वायर माइनस x0 का स्क्वायर, तो ये रहेगा 8x0 का स्क्वायर इंटू k/2, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा 4k(x0) का स्क्वायर। दिस इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। क्या पता बात समझ में आई क्या। वर्क डन का फॉर्मूला F इंटू dx होता है इंटीग्रेशन में, तो हमने बस F इज इक्वल टू -kx नहीं लिया। -kx में तब लेता था अगर वो स्प्रिंग फोर्स बोलता था, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। इसने बोला वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो एक्सटर्नल फोर्स के लिए +kx आएगा ना, +kx लेके उसको सॉल्व किया। ठीक है क्या, यस।
या फिर सीधा आप इसको यूज कर सकते थे, किसको यूज कर सकते थे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। कैसे निकाला, हाफ ऑफ के एक्स एफ का स्क्वायर माइनस एक्स आई का स्क्वायर। तो चलिए अल्टरनेटिव मेथड अगर फॉर्मूला पता है तो अल्टरनेटिव मेथड हमारे पास है वर्क डन इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल के वजह से है तो प्लस आएगा, हाफ ऑफ के क्या आएगा, एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर। तो हाफ के एज इट इज, एक्स फाइनल कितना है तुम्हारा 3x0, 3x0 का स्क्वायर माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर। तो वही आएगा हाफ ऑफ के 9x0 स्क्वायर माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर। तो हाफ ऑफ के ये कितना होगा 8x0 का स्क्वायर, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 4 आएगा तो 4k एक्स नॉट का स्क्वायर। दिस इज वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स इन जूल। नहीं पल्ले पड़ा, डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था ना मैंने स्प्रिंग फोर्स में, तो ये फॉर्मूला याद कर लेना कि स्प्रिंग के अंदर वर्क डन ऐसे निकालते हैं। अगर मीन से निकला होता तो इसको मैं 0 लेता था और जो भी डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्ट एक्सेप्ट की जगह पर पुट करता था। ठीक है, अगले क्वेश्चन से और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं। ये the work done by external force in stretching a spring by 10 centimeter from its natural length is 10 joule। वर्क डन दिया हुआ है और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी आपको गिवन है, कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। फाइंड वर्क डन बाय स्ट्रेचिंग इट फर्दर बाय 10 सेंटीमीटर। ओके, देखो वर्क डन F इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल फोर्स की बात हो रही है तो क्या फॉर्मूला होता है, इट इज हाफ ऑफ के स्ट्रेचिंग फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ बोल रहा है। नेचुरल लेंथ मतलब x1 क्या लेंगे 0, तो सीधा मैं x के एक्स स्क्वायर यूज करता हूं फिर इनिशियल केस के लिए। तो ये तुम्हारा W1 है। ठीक है, तो W1 तुम्हें कितना गिवन है 10 जूल, तो मैं 10 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ के, तो के रहने देते हैं और ये बोल रहा है 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर इज 10 इंटू 10 रेस्ट टू पावर माइनस 2। ठीक है ना, 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2 और इसका क्या आएगा स्क्वायर। तो इट इज हाफ ऑफ के, ये 1 माइनस 2 माइनस 1 उसकी पावर 2 माइनस 2, तो यह आएगा मल्टीप्लाई में 10 की पावर माइनस 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इज इट ओके? ये मैंने पहले केस के लिए सॉल्व किया। दूसरी केस के लिए सॉल्व करते हैं। सेकंड केस होगा W2, इट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ के। अब वो बोल रहा है कि फर्दर क्या बोल रहा है, फाइंड वर्क डन बाय स्ट्रेचिंग इट फर्दर बाय 10 सेंटीमीटर। मतलब पहले वो ऑलरेडी 10 पे है, अब आगे और 10 लेकर जाना है। तो एक्स एफ कितना हुआ 20 और एक्स आई कितना हुआ 10। समझ रहे हो? तो हाफ ऑफ के एक्स एफ का स्क्वायर माइनस एक्स आई का स्क्वायर लगेगा यहां पे, हाफ ऑफ के एक्स एफ यानी कि 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो क्या होगा, दैट इज 20 का स्क्वायर 400 है ना, माइनस 400 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 4। ये यहां पे समझ में आया क्या? मैंने 20 को लिखा था 20 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2, 20 इंटू 10 की पावर माइनस 2। सेंटीमीटर में था, मैंने मीटर में लिखा उसका स्क्वायर माइनस 10 सेंटीमीटर लिखा 10 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 और इसका क्या लिखा स्क्वायर। कर सकते हो आगे सॉल्व। हाफ ऑफ के यहाँ पे 10 रेज टू पावर माइनस 2 है लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 10 की पावर कितनी हो जाएगी -4। यहाँ पे भी 10 की पावर -4, तो 10 की पावर -4 डायरेक्ट रूट से बाहर निकलेगी और अंदर 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। तो आगे सॉल्व करेंगे तो इसी इक्वेशन को W2 इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ के इंटू 10 की पावर -4 मल्टीप्लाई में 400 माइनस 100 दैट इज 300। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब तुम्हें निकालना है वर्क डन W1 सॉरी W2, तो W2 अपॉन W1 इज इक्वल्स टू, चलो हाफ ऑफ के इंटू 10 की पावर -4 इंटू 300 डिवाइड बाय W1 की वैल्यू है हाफ ऑफ के इंटू 10 की पावर -2। तो हाफ के कैंसल, 10 रेज पावर -2 10 रेज पावर -2 भी कैंसल, क्या बचा 300 इंटू 10 रेज टू दी पावर व्हाट -2। यहाँ पे W1 की वैल्यू एक्चुअली हमने 10 पुट करके रखी हुई है तो ये हम यहाँ पे 10 पुट करेंगे। ठीक है, -2 बचेगा तो ये W2 और ये 10 जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में जाएगा 10 की पावर 1। ये दो जीरो 10 की पावर -2 के साथ कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा 3 इंटू दिस 10, तो कितना बचेगा 30। तो W2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 जूल। आई होप आपको बात समझ में आ गई। सॉरी इक्वेशन 2 ऊपर लिखा गया।
काही अडचण? स्प्रिंगचे प्रॉब्लेम समजून राहिले का? नाही समजले? हा नहीं समझला का फक्त? मला वाटलं का? ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं. देखो, क्वेश्चन में बोला है वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग बाय 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ इज 10 जूल. तो जब भी आप नेचुरल लेंथ से शिफ्ट करते हो, डिस्प्लेस करते हो स्प्रिंग को, तो अपने एक्स आई क्या लेना है? 0 लेना है ना. नेचुरल लेंथ यानी कि वो अपना नेचुरल लेंथ पे होगा तो उसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 था ना, डिस्प्लेस ही नहीं हुआ अभी वो. ठीक है, और जब डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है, तो वही डिस्प्लेसमेंट उसका माना जाएगा, दैट इज 10 सेंटीमीटर. तो फॉर्मूला उस केस में आता है W1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ के एक्स स्क्वेअर. नहीं तो डिटेल मध्ये लिहू का मी? W1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ के एक्स एफ चा स्क्वेअर मायनस एक्स आय चा स्क्वेअर. हा फॉर्म्युला वापरणं होता, पण ॲज पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम इट्स मेन पोझिशन म्हणजे नॅचरल लेंथ, x1 ची व्हॅल्यू काय झाली? 0. आणि हा जो फायनल आहे तो किती दिलाय तुम्हाला? 10. तर मी तोच पुट केला इथं. कळलंय? त्याच्यावरून मी काय कळलं, हा फॉर्म्युला घेतला, हे वर्क डनची व्हॅल्यू दिली आहे, एक्स ची व्हॅल्यू दिली आहे, त्या व्हॅल्यू पुट केला आणि इक्वेशन नंबर 1 काढलं. दुसऱ्या केसमध्ये तो म्हणते फाइंड द वर्क डन जेव्हा तुम्ही 10 सेंटीमीटर वरून 20 सेंटीमीटर वरती घेऊन गेले. म्हणजे तुमचा आता इनिशियल वाले पोझिशन काय झाली? 10. फायनल वाले किती झाली? 20. ह्या दोन्ही व्हॅल्यू पुट केल्या, वर्क डन काढायचं आहे. त्याच्यावरून मला इक्वेशन सेकंड काढलं. फक्त पुट करताना त्या सेंटीमीटर मध्ये दिल्या आहेत, तर मी मीटर मध्ये पुट केल्या. सेंटीमीटरचं मीटर करताना 10 ची पॉवर -2 लावतात, पण तिथं स्क्वेअर पण होते, तर स्क्वेअर पण ठेवले आणि मॅथमॅटिकली सॉल्व्ह केलं. जेव्हा इक्वेशन 2/1 केलं, जे कटायचं आहे ते कटून जाईल आणि फायनली 30 जूल भेटेल. ठीक आहे, घरी गेल्यावर व्हिडिओ पाहून घेतो. अरे समजलं असेल ना रे बा, हे काहीच नाही, हे सोपा प्रश्न आहे हा. अजून लय लढाई लढणं आहे आपल्याला. नेक्स्ट, अब बात कर रहे हैं वर्क डन बाय दी स्प्रिंग फोर्स. किसकी बात कर रहे हैं अब? वर्क डन बाय दी स्प्रिंग फोर्स. याचा आपल्याला काय करना है? वर्क डन बाय दी स्प्रिंग फोर्स नहीं पाहिजे, तो इधर चाहिए हमको हाँ तसं कर मग. ग्राफिकल स्टडी करायचा आपल्याला स्प्रिंग फोर्सचा. ठीक आहे, तर इथे तुम्हाला ग्राफ दिसत आहे, सर्वांनी ऑब्झर्व करा. वाय ऍक्सिस वरती आपण काय प्लॉट केलेला आहे? फोर्स. आणि एक्स वरती काय प्लॉट केलेला आहे? डिस्प्लेसमेंट. ठीक आहे, तर हा समजा ही कर्व आहे जे आपल्याला रिप्रेझेंट करते की जो फोर्स आहे तो यसचं फंक्शन आहे. यस मतल्यापेक्षा मी याला एक्स म्हणतो, बरोबर? काय म्हणतो? एक्स. तर तुमचा जो फोर्स आहे तो फोर्स काय रे? फंक्शन आहे कशाचं? एक्सचं. फोर्स इज द फंक्शन ऑफ एक्स. म्हणजे जसं जसं एक्स बदलत जाईल तसं तसं तुमचा फोर्स सुद्धा काय होत जाईल? व्हॅरी होत जाईल. तर फोर्स डिस्प्लेसमेंटचं फंक्शन आहे. आणि त्या केसमध्ये जर तुम्हाला वर्क डन काढायचं असलं तर तुम्ही काय करता? या कर्वच्या अंडर हा जो एरिया दिसून राहिला, हा एरिया अंडर द कर्व, हा जर तुम्ही काढलं तुम्हाला काय भेटते? वर्क डन. तर वर्क डन कसं काढायचं? वर्क डन काढायचं इंटिग्रेशन ऑफ एरिया काढण्यासाठी तुम्ही डायरेक्ट धिस क्वांटिटी मल्टिप्लाइड बाय धिस क्वांटिटी घेतो आपण. म्हणजे मी नेमकं काय करतो माहिती आहे का? एकदम चिन्नुकला हा रेक्टँगल घेतो, हा चिन्नुकला रेक्टँगल. ठीक आहे, तर याचा एरिया तुम्ही कसं काढसाल? डीएक्स छोटंसं डिस्प्लेसमेंट इंटू एफ, परत छोटीशी स्ट्रीप घेतो, परत तिचा एफ इंटू डीएक्स, परत तिसरी छोटीशी स्ट्रीप एफ इंटू डीएक्स, छोटीशी स्ट्रीप. मग या सगळ्या स्ट्रीपची जर ऍडिशन करायचं तर मला इंटिग्रेशन करावं लागेल ना. म्हणजे इंटिग्रेशन कुठून पासून कुठपर्यंत? ए टू बी पर्यंत. कशाचं? एफ इंटू डीएक्सचं. तर असं पद्धतीनं आपण काढतो. आणि एफ इंटू डीएक्स दुसरं काही नसून तो काय रे? एरिया अंडर द कर्व. म्हणजे तुम्हाला जर काढायचं असलं वर्क एखाद्या ग्राफवरून, तर तुम्ही त्या ग्राफच्या मध्ये कर्वच्या खालचा एरिया काढला की तुम्हाला काय भेटून जाते? तिचं वर्क भेटून जाते. आपण काही प्रश्नांवरून समजून घेऊया. ठीक आहे, हा क्वेश्चन आहे आपल्याकडे. ठीक, काय म्हणते पहा? फाइंड वर्क डन बाय फोर्स व्हेन द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 मीटर टू x इज इक्वल टू 6 मीटर. पार्टिकल कुठून कुठे जा रहा है? डिस्प्लेसमेंट उसका 0 से लेकर कहां तक हो रहा है बच्चों? 6 मीटर तक हो रहा है. तो ग्राफ में देखो, y एक्सिस पे फोर्स है, x एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है. तो मैंने बोला
कि वर्क डन निकालना है तो क्या करो, एरिया अंडर द कर्व निकालो। तो ध्यान रखना, अगर एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया है, ठीक है, एरिया निकाल रहे हो, तो वो एरिया पॉजिटिव कंसीडर करते हैं हम, और एक्स के नीचे है तो एरिया कैसा लेंगे, निगेटिव। यानी कि ऊपर का अगर वर्क कैलकुलेट कर रहे हो तो वो पॉजिटिव होगा, और नीचे का वर्क कर रहे हो वो क्या होगा, निगेटिव। तो सीधा वर्क, टोटल वर्क डन जो होगा, टोटल वर्क डन फ्रॉम 0 से लेकर 6, क्योंकि 0 to 6 मूव है ना, वो क्या होगा, वर्क डन फ्रॉम 0 to 1 प्लस वर्क डन फ्रॉम 1 to 6। बात समझ में आई क्या? तो चलिए वर्क डन फ्रॉम 0 to 1 निकालते हैं। जब पार्टिकल 0 to 1 डिस्प्लेस हुआ तो इतना वर्क हुआ। अब ये एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। तो इसका ये होगा हाफ ऑफ बेस कितना है बच्चों, 1, और हाइट कितनी है, 1। तो ये होगा तुम्हारा वर्क डन फ्रॉम 0 to 1। 1 to 6 निकालो, 1 to 6 देखते हैं तो ये कौन सी ज्योमेट्रिक फिगर है, एक ट्रेपेजियम है ये, या फिर ट्रायंगल और रेक्टेंगल के फॉर्म में स्प्लिट करके भी निकाल सकते हो। और तोड़ो, वर्क डन फ्रॉम 1 to 4, वर्क डन फ्रॉम 4 to 6, लेकिन ये निगेटिव आएंगे, हम नीचे है तो। या फिर ट्रेपेजियम से सॉल्व करो। ट्रेपेजियम मतलब, ट्रेपेजियम का एरिया कैसे होता है, ट्रेपेजियम होता है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन सी है, ये और ये। तो सम कितनी होगी, 6 - 1 मतलब 5, और ये 6 - 4 मतलब 2। तो ये होगा 2 + 5, और इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड। तो ये कितना होगा, देखो 0 से लेकर 3, तो कितना है वो 3। आगे सॉल्व करते हैं, इट इज 1/2। त्यानंतर काय होईल, हा एरिया तुम्हाला कसा घेणं होता, माइनस। पता है ना क्यों माइनस लेना, क्योंकि वो नीचे है ना, नीचे है वो, तो वर्क डन निगेटिव आएगा। तो दिस विल बी माइनस, हा होईल 7, सॉरी 5 आणि 2 7, आणि 7 3 किती होईल रे, 21, 21 डिवाइड बाय 2। बेस सेम है, ऊपर की एडिशन, 1 - 21 इज 20। तो ये हो जाएगा -20/2, दैट मीन्स -10 जूल। तो इस पूरे प्रोसेस में वर्क डन कितना हुआ, -10 जूल। निगेटिव्ह वर्क समजलं कोणतं घ्यायचं आहे, एक्स ऍक्सिसच्या खाली जे आहे ते निगेटिव्ह घ्यायचं, आणि एरियाचे काय, ट्रायंगलचा एरिया हाफ ऑफ बेस इंटू हाईट, रेक्टँगलचं जर पाहिजे असलं तर लेंथ इंटू ब्रेथ, आणि ट्रॅपेझियम असलं तर पॅरलल साइडची सम मल्टी हाफ ऑफ सम ऑफ पॅरलल साइड एंड टू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, द फिगर गिव्स एक्सलरेशन ऑफ 2 kg बॉडी एज टू मूव फ्रॉम रेस्ट अलोंग एक्स एक्सिस, फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स ऑन द बॉडी फ्रॉम x = 0 to x = 7। मतलब 0 से बॉडी कहां तक हुई है, 7 तक, यहां तक का ही वर्क कैलकुलेशन करना है, आगे का नहीं करना है। म्हणजे फक्त एवढाच एरिया काढणार आहे, हा हे एरिया तुमचा येईल पॉझिटिव्ह, हे वर्क पॉझिटिव्ह येईल, आणि एवढं वर्क काय येईल तुमचं निगेटिव्ह। ठीक आहे, काही प्रॉब्लेम नाही। पण प्रॉब्लेम काय आहे की वायवर सध्या फोर्स नाही ना, आपण फोर्स अगेन्स्ट एक्स असलं तरच वर्क काढू शकतो एरियानं। तर इथं कोण दिसू राहिलं तुम्हाला, एरिया, सॉरी एक्सलरेशन। तर तुम्हाला पाहिजे फोर्स, तर फोर्स साठी काय करसाल, याला मासनं मल्टिप्लाय करून टाका। मासनं मल्टिप्लाय केलं म्हणजे काय भेटते तुम्हाला, फोर्स। म्हणजे सरळ सरळ इथं जर 6 आहे तर मास किती दिलाय, 2, त्याला मल्टिप्लाय कितीने करसाल तुम्ही, 2 न। अटी -6 आहे, त्याला मल्टिप्लाय कितीने कराल तुम्ही, 2 न। आता हा वाय ऍक्सिस एक्सलरेशनचा नाही राहिला, आता हा फोर्स बनला, कारण त्या सगळ्या व्हॅल्यूला आपण 2 न मल्टिप्लाय केलं ना, मासनं मल्टिप्लाय केलं ना। ओके, काही प्रॉब्लेम नाही। चला सांगा, टोटल तुम्हाला पाहिजे वर्क डन फ्रॉम 0 to 7 इज इक्वल्स टू, पहिले काढा वर्क डन 0 to 5, वर्क डन 0 to 5, त्यानंतर प्लस वर्क डन 5 to 7, वर्क डन 5 to 7, वर्क डन 0 to 5 पॉझिटिव्ह का निगेटिव्ह, पॉझिटिव्ह, कारण वर आहे, तर हा राहील पॉझिटिव्ह। चला सांगा, काय ट्रॅपेझियम आहे, ह्या पॅरलल साइड। ओके, तर ट्रॅपेझियमचं काय होईल, हाफ ऑफ सम ऑफ पॅरलल साइड किती आहे, 5, आणि हे एवढी किती आहे, 4 - 2 इज 2, तर हा होईल 5 + 2, आणि इनटू त्या दोघींमधलं डिस्टन्स किती आहे, 2 पॅरल मधलं डिस्टन्स किती आहे, 12, किती आहे ते 12। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में आएगा 12। अब ये नीचे वाला एरिया है तो साइन क्या लूंगा, वर्क डन का माइनस। अब ये भी ट्रेपेजियम ही है एक, अरे हाँ एवढा ट्रेपेजियमच आहे रे बा काय। ठीक है, ओके, तो क्या आएगा 1/2, दो पैरेलल साइड की सम, दिस एंड दिस, 7 - 5 इज 2, 7 - 6 इज 1, 2 + 1 कितना आएगा 3, और उनके बीच में का डिस्टेंस ये कितना है -12, कितना आएगा वो -12, नहीं वो डिस्टेंस हमको वो थोड़ी साइन लेना पड़ता है, वो तो सिर्फ वैल्यू लेनी है ना अपने को, फक्त डिस्टेंसच घ्या लागते, तो 12च राहील। काय होईल पा, 5 2 7, ठीक है, ये इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, बन जाएगा 6, तो 7 × 6 माइनस ये हो जाएगा 3, और ये उसके साथ 6, तो 3 × 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितनी होगी, हाँ 42 -
18. किती होते आन्सर सांगा? 24. बराबर आहे क्या? 0 to 7 जूल. काही अडचण कोणाला नाही. दिस इज व्हॉट ये हुआ वर्क डन बाय व्हेरिएबल फोर्स. श्वासच टाकला अर्धे की. ठीक आहे, बाकी उद्याच्या क्लासमध्ये घेऊ.